नमस्ते दोस्तों। आरपीएससी के इस पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर से अपन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गिव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है एट ए हाइट आर फ्रॉम द सरफेस। इनकी उसकी हाइट कितनी पर ज्ञात करनी है, आर हाइट पे ज्ञात करनी है। और आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। जीएस यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ दी हुई आपको। तो देखो इधर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखो एक डायग्राम बना लिया है कि ये हमारी कोई अर्थ है, उसकी रेडियस ऑलरेडी हमको दी हुई आर, और उतनी ही रेडियस के ऊपर, उतनी हाइट के ऊपर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा गया है। इसका एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, मान लिया इस हाइट को अपन एच मान लेते हैं, जो किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में आपको जो है वो h की जगह r पुट करना है। ये पुट करने पे क्या होगा आपका g डैश, इनकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h, जो क्या हो जाएगा g/4 हो जाएगा। और आपका आंसर नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि कंसिडर ए वायर 2 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर दिया हुआ है। द वर्क डन फॉर पुलिंग द लेंथ ऑफ वायर बाय 0.1 mm इच। इनकी उस वायर को 0.1 mm स्ट्रेच करने पर या खींचने पर कितना कार्य करना पड़ेगा या कितना कार्य किया होगा, जहां यंग मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। जैसा आपका बोला गया वैसे अपन इसको ड्रॉ कर लिया। मान लिया कोई ये वायर है, उसकी लेंथ 2 मीटर है, उसका एरिया 1 mm स्क्वायर है, उसको इतना स्ट्रेच किया गया है। सारे डाटा अपन ने लिख लिए कि लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर है, एरिया इतना है, उसे मैंने जस्ट एक कन्वर्ट भी कर लिया है, ठीक है। एक्सटेंशन इतना है, किसमें, ये मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है आपका, है ना, ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हुआ है। एक्सटेंशन इतना है, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यंग मॉडुलस आपको गिवन है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 फोर्स गुणा एक्सटेंशन होता है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला होता है। और इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे अगर, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वहाँ पर f निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें f की रिक्वायर्ड है। तो यंग मॉडुलस के फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड करके f की वैल्यू निकाल लेंगे। यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग हमारी f की वैल्यू कितनी आई, 1 × 10⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई। इस f की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। इनकी वर्क डन क्या होगा, 1/2 × f इंटू आपका एक्सटेंशन आपका। इसे आप सॉल्व कीजिए, आपकी जो वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 10⁻³ या 5 × 10⁻⁴ जूल आपकी जो क्या होगी वैल्यू आएगी, जो आपका आंसर नंबर 4 आपका जो क्या होगा, सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कहता है कि द यंग मॉड्यूलो ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A। किसी भी एक वायर की लेंथ जो L है और क्रॉस सेक्शन आपका A है, तब उसका यंग मॉडुलस Y होता है। लेंथ ऑफ वायर इज डबल, अगर वायर की लेंथ को डबल कर दिया इन्होंने अगर, एंड क्रॉस सेक्शन इज रेड्यूस्ड टू हाफ, और उसका एरिया जो है वो आधा कर दिया, देन यंग मॉडुलस बिकेम, तब यंग मॉडुलस क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को जब मैंने परफॉर्म किया था तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि पहले वायर की लेंथ जो है आपकी L है, स्मॉल l है, फिर उस समय उसका एरिया A है। थोड़ा ध्यान देना एक बार, है ना। इस अगली बार उन्होंने लेंथ 2L कर दी, जस्ट लेंथ इज डबल एंड एरिया इज हाफ। अगर ये ओरिजिनल लेंथ को अगर ये डबल करता है अगर, तो आपका यंग मॉडुलस का फॉर्मूला ये होगा, जिसके अंदर लेंथ को आपको डबल करना है और एरिया को आपको हाफ करना है। आपकी वैल्यू आएगी 4y। लेकिन असल में इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि इन्होंने जो स्मॉल l है वो क्या लिया है, वो एक्सटेंशन है या ओरिजिनल लेंथ है, तो ये उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। इसका हम मान के चलेंगे कि यंग मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, यानी कि ये इसको हम एक्सटेंशन मान के चलेंगे। एक्सटेंशन मानते हो अगर, तो मान लिया इस वायर की ओरिजिनल लेंथ L है और एक्सटेंशन हुआ है स्मॉल l। अब उस वायर की जो लेंथ है वही L रखी है और इसका एक्सटेंशन अपन ने क्या किया है, जस्ट डबल कर दिया, 2L एक्सटेंशन कर दिया उसका।
और एरिया 1a/2 कर दिया। ऐसी स्थिति में बट ओरिजिनल लेंथ इज एल एंड एक्सटेंशन इज एल लोगे आप अगर, तो आपके जो एक्सटेंशन एल का मतलब क्या हुआ, पहले इसकी लेंथ एल थी और जस्ट डबल मतलब उतना ही क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2l हो जाएगा और आपका एरिया क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो वापस यंग मॉडुलस क्या होगा, पहले वाले यंग मॉडुलस से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग सही है, जहां पर आपको क्वेश्चन में दी गई एल जो है उसे एक्सटेंशन मानोगे तो ही वो आंसर सही होगा। अगर उसे ओरिजिनल लेंथ मानोगे तो आपका आंसर होना चाहिए था 4y होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिग शो ए कैपिलरी डिप्ड इन ए वाटर एट वन एंड, एक जो एंड है उसका एक सिरा जो है वो पानी में डुबाया गया है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर PA है, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा जो वाटर के इनसाइड है आपके। देखो ये वाटर की लेयर दिख रही है आपको, इसके इनसाइड क्या प्रेशर होगा। तो देखो इधर ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका PA दिया हुआ है, फिर है सरफेस टेंशन प्रेशर, जो यहाँ पर कैपिलरी पे वाटर की वजह से सरफेस टेंशन प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, 2S/R। R आप कैपिलरी की आपकी रेडियस है, S आपका सरफेस टेंशन है, लेकिन वो कब लखान लगता है, वो इस लेयर के ऊपर लगेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन हो गया, रेडियस ऑफ ट्यूब हो गया। A पॉइंट इज बिलो द कॉन्केव मैस्क्यूलिन देन, यानी कि ये जो आपका कॉन्केव जो मिरर की तरह बन रहा है ना आपका, ये इसके नीचे पॉइंट आपका ए है, यहाँ पूछा गया है, वहाँ पर क्या होगा, ये सरफेस टेंशन कितना होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ए पॉइंट जो कि इस वाटर के इनसाइड वाले पॉइंट पर है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, P = PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2S/R, और आपका आंसर नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एंड दैट द वाटर इज एंड दैट ऑफ सी वाटर इज, है ना, सी वाटर के लिए इसने बात कही है, उसकी डेंसिटी इतनी दी हुई है। द परसेंटेज फ्रिक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस अबाउ द सी वाटर, इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाह रहा है कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो कि किसी समुद्र के पानी में तैर रहा है और उसका जो पूरा वॉल्यूम है उसका कितना प्रतिशत वॉल्यूम जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। यानी कि आपने देखा होगा बर्फ़ जब होता है वो पानी में डूबा तो क्या होता है, वो तैरता है और कुछ हिस्सा उसका अंदर रहता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है। तो अपने से पूछ रहा है कि जो हिस्सा बाहर है वो कितना प्रतिशत है। तो देखो इधर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने डायग्राम बना लिया कि हमारा ये कोई आइस का टुकड़ा है, ये हमारा सी वाटर है, इसमें वाई जो दूरी है वो अबाउ द आपके सी लेवल है, और ये जो सी लेवल मतलब यहाँ पर पानी का स्तर है, ठीक है। और ये जो इतना पार्ट है आपका एक्स जो पार्ट है लेंथ का वो वाटर के अंदर है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इतना दे दिया, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इतना दे दिया अपन ने, टोटल वॉल्यूम मान लिया V है, इसका पूरा वॉल्यूम V है आपका। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द आइस अबाउ द वाटर, अबाउ द वाटर को क्या बोला है अपन ने, वाई बोला है। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइस सबमर्ज्ड इन सी वाटर, और जो ये पोर्शन जो अंदर डूबा हुआ है उसे अपन ने एक्स बोला है। अब हम आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसे यूज लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, यहाँ पर जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ आइस के बराबर होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो वाटर को जो डिस्प्लेस करने के लिए जितना वेट काम में लिया उसके लिए इन्होंने क्या किया, डेंसिटी का फॉर्मूला काम में लिया। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास गुणा जी, ग्रेविटी M और G है ना, ये वेट W होता है ना, W/mg होता है। यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ आइस होगा वो भी mg होगा, यहाँ पे मास किसका होगा, आइस का होगा। इसको अपन ने इस वाले फॉर्मूले से क्या किया, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, ये सिंपल मेरे जो अपने फॉर्मूला होता है ना, जो डेंसिटी गुणा जो जितना प्रतिशत वो उसके अंदर डूबा हुआ है, डिस्टेंस में डूबा हुआ है, उसमें कन्वर्ट कर लिया दोनों को मैंने। अब क्या करना है आपको कि x यहाँ पर वॉल्यूम क्या है और ये वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम है, और ये आपका x वो वॉल्यूम है जो उसके अंदर डूबा हुआ है। यहाँ से अपन ने क्या किया, इन दोनों को रेशियो निकाल लिया। इसका रेशियो कितना बना, सिंपल आपका वो 89% बनेगा, जो किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। यानी कि x क्या है असल में आपका, हमारा x है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, हमें तो चाहिए
परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइस अबाउ द वाटर चाहिए। तो डूबा हुआ कितना है, डूबा हुआ है अपना 89%, तो क्या है उसमें के अंदर डूबा हुआ है, तो अबाउ कितना होगा, सिंपल कुछ नहीं करना, वी रिक्वायर द टोटल वॉल्यूम अबाउ द सी लेवल। तो वाई क्या होगा, टोटल वॉल्यूम में से एक्स जो डूबे हुए वॉल्यूम को घटा देंगे हम लोग, तो क्या होगा 11% वॉल्यूम जो है वो बाहर सी लेवल के ऊपर तैर रहा है। तो आपका आंसर नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है वाटर इज फ्लो थ्रू है हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन का आपके उसको पाइप पड़ा है। एट द एक्सट्रीम नैरो पोर्शन ऑफ पाइप द वाटर विल हैव, यानी कि जब पाइप का जो सबसे छोटा वाला जो एरिया होगा, चाहे सबसे कम एरिया होगा, वहाँ पर जो है वो स्पीड और प्रेशर क्या होगा। देखो इधर इसके लिए मान लिया, देखो मैंने ये कोई पाइप ले लिया, बहुत ही भद्दा बनाया मैंने, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। यहाँ मान लिया एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, फिर कम हो गया। यहाँ देखो सबसे नैरो एरिया, एक्सट्रीम एरिया, ठीक है ना। इस एरिया पर वेलोसिटी और प्रेशर क्या होगा, तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी। यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों यूज किया, क्योंकि वो एक रिलेशन होता है एरिया में और वेलोसिटी के अंदर। तो एरिया और वेलोसिटी रिलेशन में क्या कहता है कि एरिया और वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया अगर कम करोगे तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ेगी। सिंपल एग्जांपल, जब आप कभी गार्डन में जब पानी देते हैं तो उसके आगे वाले पोर्शन को जब आप थोड़ा सा दबा देते हैं तो वहाँ पे एरिया कम होती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा अपने को चाहिए प्रेशर में संबंध चाहिए। प्रेशर में संबंध हमेशा बर्नौली थ्योरम से निकाला जाता है। तो वहाँ पर देखो कि प्रेशर के साथ ये वाला रिलेशन होता है, प्रेशर प्लस 1/2 रो डेंसिटी वी स्क्वायर, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे, अपने को पता है कि एरिया कम करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब यहाँ वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इस क्वांटिटी को घटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है, कांस्टेंट है। डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी को बढ़ाओगे अगर, तो आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि वेलोसिटी एक्सट्रीम होगी तब प्रेशर क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। और ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वो कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला जिसको याद था उन्होंने डायरेक्टली इसे लिख दिया, मैं अभी लिख देता हूँ। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ये होता है रो वी डी अपॉन नीटा, ठीक है। डी डेंसिटी, वी आपकी वेलोसिटी, नीटा आपकी विस्कोसिटी होती है, और डी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रो वी डी अपॉन नीटा होगा, है ना। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, आंसर नंबर 3 जो आपका है वो सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ फ्री एटम इज, यानी कि इक्विपोटेंशियल एनर्जी का यूज करो आप अगर, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, तो एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल क्या होगा। तो देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आपका ये। तो सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, दोनों क्या होंगी, इक्वल होता है। इफ टोटल एनर्जी इज kT देन इक्विपार्टीशन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब बात आती है फ्री पार्टिकल के लिए अपने को निकालना है। तो फ्री पार्टिकल का गैस जो होती है वो केवल काइनेटिक एनर्जी रखती है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो सदा हमेशा गतिमान रहते हैं वो पार्टिकल। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 kT हो जाएगी। और एक जो पार्टिकल जो है वो सभी डायरेक्शन में जाने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। तो यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन में जा सकता है वो। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी कि फ्री पार्टिकल जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशन एनर्जी, तीनों जुड़ जाएंगी और 3/2 kT आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर नंबर 4 आपका सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं
फॉर ए परफेक्ट मोनो एटोमिक गैस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। परफेक्ट मोनो एटोमिक गैस ली हुई है आपकी, तो आपको पता है कि परफेक्ट मोनो एटोमिक गैस का मतलब होता है कि वो भी पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल है, और मोनो एटम मतलब एक ही एटम है। उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और जो CV का जो फॉर्मूला होता है वो असल में इस प्रकार लिखा जाता है, CV बराबर F/2 R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ये तीनों एक्सिस के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे F की वैल्यू 3 रखोगे और CV कितनी आएगी? 3/2R आ जाएगी। आपका आंसर नंबर 3 जो है आपका वो सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ए सिस्टम एब्जॉर्ब 35 जूल ऑफ हीट एंड इन प्रोसेस इट डज 11 जूल ऑफ वर्क। इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया 35 जूल को, इतना वर्क डन कर दिया उसने। द सिस्टम फॉलो ए डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पाथ ऑफ द सेम फाइनल स्टेट, यानी कि वो सिमिलर जो है फाइनल स्टेट को वापस जा रहा है इनिशियल टू फाइनल, लेकिन दूसरे पाथ से जा रहा है। उस पाथ में उसके साथ क्या हुआ? डज 20 जूल ऑफ वर्क, उसने वर्क क्या किया? 20 जूल किया। द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हीट कितनी एब्जॉर्ब की गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो इधर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी हीट एब्जॉर्ब जो की गई, यानी कि उसने कहा है कि 2 पाथ यूज किए गए, है ना। पहला पाथ तो क्या था? यहाँ से A से लेकर के और 2 यहाँ तक कोई जो है वो वर्क डन किया जा रहा है इन 2 स्टेट के बीच में, पहली स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में, और वो भी 2 पाथ से किया जा रहा है। पहला पाथ तो A है, दूसरा पाथ आपका B है। तो A पाथ से जब काम किया गया तब क्या था? हीट एब्जॉर्ब की गई 35 जूल, वर्क डन हुआ 11 जूल। और अब इससे आप क्या करो? थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट नियम यूज करोगे अगर, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, या सिंपल इंटीग्रेट करके लिख सकते हो Q बराबर U प्लस W। यहाँ पर जो भी वैल्यूज है पुट कर दीजिए और आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। कितना आता है? 20 जूल आता है। अब ये तो हो गया पहले पाथ के लिए। अब अपन सेकंड पाथ की बात करते हैं। सेकंड पाथ में केवल वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें Q निकालना है, और U हमें पता है, तो फर्स्ट नियम अगेन यूज कर दो, Q बराबर U प्लस W। U की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24, और W कितना दिया हुआ है? 20 दिया है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया? 44 जूल आपका जो है वो आंसर होगा, यानी कि आंसर में 2 जो आपका है वो क्या होगा? सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन ए सिंक एंड सोर्स एट 27 डिग्री एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली इट अबाउट। देखो एफिशिएंसी पूछी गई है और 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, सोर्स और सिंक के। ये कार्नोट साइकिल का इंजन का क्वेश्चन है आपका, ये है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। ये सोर्स है आपका, ये सिंक है आपका, इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेटेड है, ठीक है। ये सिंक है, ये सोर्स है आपका। ये आपका उसका फॉर्मूला है, नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपन T1, T2 ऑफ सिंक टेम्परेचर, T1 सोर्स टेम्परेचर आपका। तो अब तो कुछ नहीं करना, बस T2 और T1 को आप सॉल्व करते हुए ध्यान रखना इन्हें केल्विन में कन्वर्ट करना हमेशा। मैंने इन्हें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड कर दिया। असल में पॉइंटों में कुछ और होता है, मैंने उसको अवॉइड कर दिया। बस कब तो कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। ये एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा? 1/5, यानी आंसर नंबर 3 आपका जो है वो आपका सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ए ऑब्जेक्ट इज कूल्ड फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट इन रूम। एक कमरे के अंदर जो है वो 70 से 65 डिग्री पे क्या कर रहा है? उसको वो कूल डाउन कर रहा है। द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम सेम ऑब्जेक्ट टू कूल फ्रॉम 65 टू 60 डिग्री विल बी। वही ऑब्जेक्ट जो है पहले 70 से 65 किया, उसे 5 मिनट लगा, अब वो 65 से 60 हो रहा है, तो उसे कितना समय लगेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूटन का जो कूलिंग वाला फॉर्मूला है ना, वो यूज करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T1 हमें इतना दिया हुआ है, T2 हमें इतना दिया हुआ है, टाइम कितना लगा? 5 मिनट लगा। अगली बार हमको T-1 इतना दिया है, T2 इतना दिया है, टाइम कितना लगा है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो न्यूटन का कूलिंग का फॉर्मूला ये रहा हमारा, सिंपल ये फॉर्मूला था यहाँ पर। इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, है ना। ये आपका T1 है ना, मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में ये वाली चीज़ जो है वो नीचे ले आया और ये वाली चीज़ यहाँ डाल दी मैंने, इंटीग्रेट कर दिया, ये इक्वेशन लॉग में आ गई। लॉग में आने के बाद इसको आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ले लीजिए आप, और लास्ट में आप T2 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। T2 बराबर क्या होगा? T1 प्लस के ई की पावर माइनस के टी डॉट ई और सी।
कंफ्यूज मत होना, जस्ट थोड़ा वर्कआउट करके देख लेना। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा आपका, और ये फॉर्मूला इसके बराबर आ जाएगा हमारा, जैसे ये फॉर्मूला मान लीजिए आप। अब इस फॉर्मूले को देखिए कि अपने को T2 कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है अपने को, है ना, और ये 65 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हल्का सा। देखो ये आपका जो है वो T2 होगा और ये आपका T1 होगा, और ये आपका जो है वो T2 होगा और ये आपका T1 होगा ना। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है हल्का सा। 70 माइनस 65 कर दिया, और यहाँ से ये फॉर्मूले में आपने टी की जगह क्या किया, 5 पुट कर दिया, 5 मिनट पुट कर दिया। यहाँ से आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सेकंड 65 से 60 गया, सेम किया आपने, टी डेज आपको ज्ञात करना है, और यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गई आपको। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड करते कि ये इक्वेशन मिल गई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ये वाली चीज़ जो है वो ऊपर की ओर चली जाएगी यहाँ से, है ना। ये जिससे ऊपर की ओर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, फॉर्मूला आपका यूँ हो जाएगा। ई की पावर जो है वो यहाँ डाल दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखी है, आप कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, है ना। सिंपल 2.8 के आसपास की वैल्यू आती है, तो आप चाहो तो उसको एक्सपेंड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्स में क्या होता है कि ई की 1 की वैल्यू पता नहीं होती, तो हमको इस प्रकार फाइंड आउट करना पड़ता है। ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से जो के कॉमन है उसको नीचे रख दिया। अब तो जो आपका है वो 50% काम तो हो चुका है आपका। अब टी डैश की वैल्यू के लिए इसको क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। आप क्या गेट करोगे कि टी डैश की वैल्यू जो है ना वो 5 में कुछ ऐड हो रहा है ना, प्लस आ रहा है ना, 5 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ कुछ ना कुछ ऐड होगी। तो इसका मतलब होगा कि टी डैश जो टाइमिंग है, यानी कि 65 से 60 जाने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। ये आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि इसका आंसर होगा 5 मिनट से अधिक जो है हमारा, है ना, मोर देन 5 मिनट जो है वो हमें लगेगा। हमारा आंसर नंबर जो 1 होगा वो हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करता है द साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी, है ना, 250 हर्ट्ज एंड 252 हर्ट्ज प्रोड्यूस ए बीट ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें आपको। कि साउंड फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज एंड 252 हर्ट्ज है आपकी, कुछ नहीं करना। बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी थी आपको। बीट का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों को घटाना था, और 2 हर्ट्ज का आंसर 2 हो जाता आपका। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 29 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन 29 कहता है कि एन ऑब्जर्वर इज मूव विथ 1.5 वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच मोर इन परसेंटेज फ्रॉम ए रियल फ्रीक्वेंसी। तो ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन देखो आपके, कि आपका स्पीड इतनी दी हुई है आपको, और आपको प्रतिशत ज्ञात करना है कितनी ज़्यादा होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। देखो इधर ये आपका सिंपल डॉपलर जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। यहाँ पर सारे इस फॉर्मूले में सारों को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। वी एस आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वी जीरो आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होता है, एफ डैश आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, और एफ आपकी रियल फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें पहले एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, और बाद में उसका प्रतिशत ज्ञात करना है कितनी ज़्यादा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके ऑब्जेक्ट की जो आपकी वेलोसिटी है वो इस प्रकार 1/5 दी हुई है सोर्स की वेलोसिटी के साथ में। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6/5 का एक रेशियो मिलेगा जो इसके बराबर होगा। और एफ डैश जो आपका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 6/5 एफ मिलेगी आपको। अब हमें तो ज्ञात करना है कि हाउ मच इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ। तो क्या करोगे, एफ डैश माइनस एफ कर दोगे, यानी कि नई जो फ्रीक्वेंसी आई उसमें से आपकी पुरानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को घटा दोगे। आप घटाओगे तो क्या 1/5 मिलेगा, उसको आपको परसेंटेज में निकालना है। तो 100 से गुणा कर दो, वो कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा, 20% होगा। तो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो सही होगा। अब बात एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू वन फेस ऑफ प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टेड इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का, और एयर के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है, जहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ है और इंसिडेंट जो है आपको वो नॉर्मल दिया हुआ है। तो देखो इधर कि एंगल आपको 60 दिया हुआ है, और इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, कि नॉर्मली वो इंसिडेंट हुई है। अब यूजिंग स्नेल लॉ आप यूज़ करोगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो तो निकालना है, तो उसमें तो स्नेल लॉ यूज़ होगा। स्नेल लॉ आपका इस प्रकार होता है, जहाँ पर थीटा पी मतलब क्या हुआ, आपके जो प्रिज्म पे गिरने वाला एंगल होगा, और थीटा आई मतलब प्रारंभिक एंगल जो 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आप।
आपको वैल्यू को पुट करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। और n1 जो है आपका वो n2 क्या है असल में आपका, n2 तो आपका एयर है और n1 आपका प्रिज्म है आपका। तो यहाँ पे n1 बराबर क्या होगा 2/√3 n2, जस्ट इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया इधर मैंने इसको इधर। आप देखोगे कि जो एयर जो है इफ n2 इज ग्रेटर देन 1 है ना, n2 मतलब क्या है एयर, एयर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो क्या होगा, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर n2 इज ग्रेटर देन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, तो क्या होगा, अगर ये 1 से ज़्यादा होगा अगर तो क्या होगा, n1 ग्रेटर देन या इक्वल, n1 है तो इसके इक्वल हो जाएगा, और अगर n2 ज़्यादा है तो क्या होगा, उससे वो ग्रेटर देन होगा, वो कितना होगा 2/√3, और आंसर हमारा 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 से जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। थैंक यू।